हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज की क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा। अभी हाल ही में केरल में निपा वायरस से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब कई बार ऐसी जब चर्चा होती है तो उसमें आप लोग सुनते हैं कि भाई केरल में जीका वायरस आ गया है, केरल में निपा वायरस का गढ़ बन रहा है, या केरल में आपको एमपॉक्स के केसेस देखने मिल रहे हैं, इबोला के केसेस, कोविड के केसेस। तो केरला में इतने सारे वायरस आते कैसे हैं, या ये खतरनाक वायरसों का गढ़ कैसे बन जाता है बार बार। जैसे अभी हाल ही में इतनी घातक बीमारी है जो अफ्रीका तक ही सीमित थी, उसका मरीज भारत में मृत्यु हो जा रही है। देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल है द हिंदू का कि निपा वायरस डेथ कंफर्म्ड इन केरलाज मल्लापुरम। केरला के मल्लापुरम में क्या हुआ है, तो निपा वायरस से डेथ हो गई है। As many as 16 committees were found as per the protocol and waited for the final confirmation from the National Institute of Virology, Pune। देखिए ये जो मृत्यु हुई थी इसके सैंपल्स भेजे गए थे इस व्यक्ति के और बाद में कंफर्म किया गया कि इसको कौन सा वायरस है, निपा वायरस है। एक और आर्टिकल को देखिए, केरला इश्यूज अलर्ट अगेंस्ट एमपॉक्स। अब ये सारी चीजें हमारे मन में कहीं ना कहीं एक उधेड़ बुन को उत्पन्न करती है। भाई केरल में ऐसा क्या हो जाता है, केरला ऐसा क्या कर रहा है कि इतने सारे वायरसेस, चाहे वो आप अलग अलग वायरसेस के नाम लिख लीजिए, चाहे वो मैंने आपको अभी नाम बताए जैसे एमपॉक्स है, निपा है, जीका है, इबोला है, चिकनगुनिया है, स्मॉल पॉक्स की बात करें या फिर आप डेंगू की बात कर लें, कोई भी वायरस है वो केरला में इतना क्यों प्रोमिनेंट हो जाता है। केरला की ऐसी क्या स्थितियां हैं जिनको अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है तो हम क्या क्या बिंदुओं पर ऐसी बिंदु बताएं जिससे ये एक तरीके से सिद्ध हो कि भाई केरल इन क्षेत्रों के लिए एक एपी सेंटर, एक हॉटस्पॉट क्यों है। तो आज की क्लास का यही एजेंडा है, इसको मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। क्लास के अंत तक आप देखेंगे और आपको नई चीजें जरूर पता चलेंगी। तो थोड़ी देर रुकिए और हम एक एक बिंदु पर अच्छे से आकलन करेंगे। मेरे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, इस सेशन को देखने के बाद आप एक आंसर अच्छे से लिख पाएंगे, लेकिन शर्त यही है आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है। एक ओपन सेमिनार स्टडी IQ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाला है और ये आ रहा है बिहार के पटना में। ये आपको जगह यहाँ पर वेन्यू नजर आ रही होगी, AN कॉलेज पटना, श्री कृष्णपुरी, पटना, बिहार। यहाँ पर ये ओपन सेमिनार होने वाला है। इसकी तारीख भी याद रख लीजिए, 22 सितंबर सुबह 11 बजे से है। ये हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल करके यहाँ पर इस ओपन सेमिनार में रजिस्टर कर सकते हैं और इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। हमारी टीम के कुछ मेंबर्स होंगे जो आपको यहाँ पर मिल पाएंगे आसानी से। तो बिहार पटना में हमारा ये पहली बार सेमिनार होने वाला है। तो स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पर आप कई बार हमारे सेशंस देखते हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन डायरेक्टली मिलने का मौका कई बार कम मिल पाता है। तो ये ओपन सेमिनार उसमें है जिसमें आपको यहाँ पर जो फैकल्टीज़ दिख रहे हैं ये सारे लोग वहाँ पर अवेलेबल होंगे। आप उनसे जाकर बिल्कुल सीधे तौर पर रूबरू हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 22 सितंबर सुबह 11 बजे बिहार पटना हमारी टीम वहां पर पहुंच रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी तरह की समस्या आती है आपको, ये मेरी इंस्टाग्राम ID है मनीष श्रीवास्तव GS, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी लेक्चर की जो आपको PDF मिलेगी वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। M27 श्रीवास्तव, जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो इसी टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिलेंगे। सुबह मेरा इंडियन एक्सप्रेस का सेशन होता है, उसका ई-पेपर भी वहीं पर ईजिली अवेलेबल होता है, तो जाकर इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे कि हम जो बात कर रहे हैं कि भाई केरल ऐसा क्यों गढ़ है और हाल ही में केरल क्यों चर्चा में आया। आज मैं ये सेशन क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि केरला में कंफर्म हुई एक व्यक्ति की डेथ, जो कि किससे, निपा वायरस से। तो केरल के मल्लापुरम में एक प्राइवेट अस्पताल में 24 वर्ष का व्यक्ति था, ये सिर्फ इस व्यक्ति की निपा वायरस संक्रमण से मौत हो गई और ये साल राज्य में निपा संक्रमण का पहला पुष्ट मामला है, मतलब कंफर्म्ड मामला है जिसके कारण ये डेथ हुई है। इसके अलावा केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वीना जॉर्ज, उन्होंने रविवार को कहा कि क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा मौत के कारणों की जांच करने पर निपा संक्रमण का संदेह हुआ, तो फिर उसके लिए उन्होंने सैंपल्स लिए और सैंपल्स को टेस्ट किया गया और उसके बाद जब कंफर्म हुआ तब ये खबर बाहर आई कि ये निपा वायरस के कारण डेथ हुई है। इसके अलावा मंत्री ने यह भी कहा कि एक वीडियो संदेश में कहा कि उपलब्ध नमूनों को तुरंत परीक्षण के लिए भेजा गया और परिणाम में संक्रमण की पुष्टि हुई, इसलिए माना जा रहा है कि केरल में यह पहला ऐसा केस आया है।
निपा वायरस अगर आप लोगों को नहीं पता है तो थोड़ा सा निपा के बारे में मैं आपको बता देता हूं। निपा वायरस एक जूनोटिक डिजीज है। जहां जहां ये शब्द आ जाए जूनोटिक, यानी जानवरों से इंसान में ये संचरित होता है या फैलता है। दूसरा, पहली बार ये 98 और 99 में मलेशिया तथा सिंगापुर में पाया गया था। और इस बीमारी का नाम मलेशिया के ही एक गांव है जिसका नाम याद रखेंगे सुंगई निपाह के नाम पे पड़ा, तो इसलिए इसका नाम आपको आज निपाह मिलता है, क्योंकि सबसे पहले वहीं देखा गया था जहां पे सबसे पहले पता चला था। कहां पर? मलेशिया में। तो मलेशिया और सिंगापुर इस क्षेत्र से सबसे सुभेद्य रहे, वल्नरेबल रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये पहली बार घरेलू सुअरों में भी देखा गया। कुत्तों में, बिल्लियों में, बकरियों में, घोड़ों तथा भेड़ों सहित घरेलू जानवरों की कई प्रजातियों में पाया गया। इसको फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका फ्रूट बैट्स की होती है, यानी फल चमगादड़ जिनको कहा जाता है। उनके कारण ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है, उनके यूरिन के संपर्क में आने से, उनके खून के संपर्क में आने से, या उनकी लार के संपर्क में आने से। जैसे यहां पर इस डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये जो निपा वायरस है, ये निपा वायरस फ्रूट बैट, फल चमगादड़ जिनको कहा जाता है, इनके ब्लड सैंपल, इनके यूरिन सैंपल या इनका सलाइवा जहां कहीं चला जाए तो ये निपा वायरस को फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ब्लड सैंपल चला जाए, या ये कोई फल को खा लेते हैं तो फल में जो लार चली जाती है, या यूरिन कहीं सरपास करते हैं तो उसके कारण ये इंसानों में फैल जाता है। तो इंसान, विशेष तौर पर देखा जाए तो अफ्रीका इनके बड़े केंद्र रहे, लेकिन भारत में ये पहला मामला पुष्ट हुआ। अब देखिए, निपा वायरस के बारे में केस स्टडी में आपको बताऊं तो रिपोर्ट में बताया गया है कि केरल हैज एक्सपीरियंस 5 निपा वायरस आउटब्रेक सिंस 2018, यानी 2018 के बाद से केरल में 5 बार निपाह का बोलबाला रहा, या निपाह से लोग जो हैं चपेट में आए। सो फार ओनली 6 इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैव सर्वाइव्ड, और इनमें से सिर्फ 6 ही व्यक्ति ऐसे रहे जिनको निपा वायरस हुआ और वो बच पाए। 1 इन कोझिकोड, 1 इन कोची इन 2019, 4 इन कोझिकोड इन 2023। मतलब एक केस ऐसा था 2018 में कोझिकोड का था, एक कोची का मामला था, 4 मामले 2023 में कोझिकोड के थे। यहां पर देखिए 2018 में बताया गया कि 17 आउट ऑफ 18 इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स डाइड, यानी 2018 में 17 व्यक्ति मर गए थे, 18 संक्रमित हुए थे और 17 की मृत्यु हो गई थी। देयर वॉज 1 डेथ इन 2021 एंड 2 इन 2023। 2021 में 1 डेथ और 2023 में 2 डेथ हुई। विद 2 मोर डेथ्स रिपोर्टेड इन 2024, द टोटल नंबर ऑफ निपा रिलेटेड फैटलिटीज एंड केरला राइज इन टू 22 सिंस 18। यानी अभी तक केरल में 22 लोगों की मृत्यु हो चुकी है निपा वायरस से। तो भाई बात यही आती है कि अभी हाल ही में ये भी मल्लापुरम में भी केस आ गया। लेकिन ओवरऑल अगर इस चीज को स्टडी किया जाए तो भाई केरल में ऐसा हो क्यों रहा है? क्या हम इनके रीजंस लिख कर आए, या हम समझा पाए या समझ भी पाए कि कैसे हम इन सारी चीजों को जिम्मेदार ठहराते हैं? तो यहां पर आपके पास लगभग 7 से 8 पॉइंट मैं बताऊंगा जो केरल को इतना वल्नरेबल, इतना सुभेद्य बना देते हैं या एपिसेंटर बना देते हैं कई वायरल डिजीज के। सबसे पहली अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पाई जाने वाली जलवायु। पहला कारण आप बताएंगे कि भाई केरल की जलवायु है ऐसी जिस जलवायु में विषाणुओं को, वायरस को पनपने का मौका मिल जाता है। क्योंकि भाई केरल की जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय, यानी ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। यहां पर उष्णकटिबंधीय जो तापमान है वो क्या करता है, या उष्णकटिबंधीय जो जलवायु यहां का है ह्यूमिड है, यहां पर ये भूमध्य रेखा के नजदीक ही पड़ता है। तो इस कारण अगर हम जब बात करते हैं भाई पृथ्वी पर वो क्षेत्र जो 0 से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आ जाए या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चला जाए, यानी मकर रेखा, या ऊपर की तरफ देखें तो कर्क रेखा, इन दोनों ही रेखाओं के बीच वाला जो क्षेत्र है ये वाला, इसको आप क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो केरल तो इसी में तो आता है, क्योंकि भाई भारत से भी कर्क रेखा निकलती है, लेकिन ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री के बीच में केरल तो यहीं पे आ जा रहा है। तो यानी केरल की एक बहुत बड़ी वजह है उष्णकटिबंधीय तापमान, जो अफ्रीका के भी कई क्षेत्रों में देखने मिलती है, जिस कारण यहां पर विशेष तौर पर हमको देखने मिलता है कि बीमारियों को पनपने के लिए सही तापमान, दाब, वायु, ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, जिसके कारण ये घटनाएं देखने मिलती हैं। ये तो पहला कारण हुआ। दूसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं। यहां पर केरला में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं। दूसरा, कई ऐसे लोग हैं जो यहां से विदेश की यात्रा पर जाते हैं। तो एक इंटरनेशनल ट्रैवल की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का जो ब्यौरा देखते हैं तो केरल में बहुत अधिक है।
बहुत सारे अभी भी कुछ ऐसे डेटा है, मैं आज की क्लास में उनके बारे में भी बताऊंगा आपको, कि बहुत सारे छात्र जो हैं केरल से बाहर गल्फ देशों में रह रहे हैं, खाड़ी देशों में रह रहे हैं। तो केरल से माइग्रेशन भी बहुत बड़े स्तर पर है, विस्थापन भी बहुत बड़े स्तर पर है, और अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं। अब ये अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं जब कभी दूसरे देश से आते हैं, वो बीमारियों को साथ में ले आते हैं, फिर भारत में भी दूसरे लोगों को फैला देते हैं। तो अगर हम यहां पर स्थिति की बात करें तो एक दूसरा रीजन आप यहां पर बता सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल। इंटरनेशनल ट्रैवल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं यहां बहुत हैं, और इसकी वजह जो है यहां के लोगों का आना जाना। बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं केरल से। और अभी एक इकोनॉमिक्स का भी एक आर्टिकल आया था, मैं उसको अभी अभी बताऊंगा आपको, जिससे आपको और कंफर्म होगा। लेकिन ये रीजन भी आप बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल्स केरला में बहुत ज्यादा होता है। लोग यहाँ पर पैसा तो भेजते हैं, लोग यात्रा करने भी आते हैं। केरल टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है, उसकी भी एक वजह है। यहाँ पर एक और रीजन की अगर हम बात करें तो जनसंख्या का घनत्व। हमारे पास हालांकि 2011 के आंकड़े हैं, लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार भी देखिए तो भारत के अंतर्गत जो जनसंख्या का घनत्व है वो जनसंख्या का घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। यानी एक वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर मतलब मान लिया जाए 1 किलोमीटर लंबाई ले लो, 1 किलोमीटर चौड़ाई ले लो, इतने बड़े क्षेत्र में भारत के अंतर्गत 382 लोग रहते हैं। वहीं पर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करो तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। लेकिन बिहार में देखिए तो 1102 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल दिख रहा है 1029 लोग रहते हैं, और तीसरे स्थान पर केरल है 859 के आसपास। और ये आंकड़े भी बहुत पुराने हैं, मैं 2011 के आंकड़े के अनुसार बता रहा हूं। तो मतलब अगर हम इन 13 सालों में देखें, 2011 के बाद जब हमारी जनगणना हुई, उसके बाद यहां पर जनसंख्या का घनत्व घटा तो नहीं होगा, बढ़ा ही होगा। जनसंख्या तो भारत में बढ़ी है। दिल्ली में देखिए तो 1 वर्ग किलोमीटर में 11,297 लोग रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक होगा, वहां बीमारी फैलने के चांसेस भी अत्यधिक होंगे, क्योंकि लोग ज्यादा हैं। तो ऐसी बीमारियां जो संक्रमण वाली बीमारियां, कंटेजियस डिजीज हैं, वो फैल जाती हैं। तो ये एक रीजन आप ये भी बता सकते हैं केरल की जनसंख्या का घनत्व। पहला मैंने बताया जलवायु, जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं। तीसरा हम दे सकते हैं जनसंख्या का घनत्व। चौथा अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जैसे वायरस वाली जो डिजीजेस जिन लोगों को हो रही है, उनकी मॉनिटरिंग भी तो हो रही है। केरल के अंतर्गत, केरल हमारे भारत का सबसे अच्छा साक्षर राज्य है। लिटरेसी रेट में केरल का नाम सबसे आगे आता है, मतलब साक्षरता सर्वाधिक यहाँ पर है। दूसरा, मेडिकल टूरिज्म भी यहाँ पर होता है। यहाँ हेल्थ वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया के आप शायद ही कोई हॉस्पिटल होगा जहाँ केरल से कोई हेल्थ वर्कर काम ना करता हो। नर्सिंग स्टाफ से लेकर जो वार्ड बॉयज होते हैं या डॉक्टर्स की भी बात करें तो केरल एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है, जो वहाँ से मेडिकल फील्ड में लोग निकल कर आते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, जैसे भाई आपको सर्दी जुकाम हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, उसने बोला कि भाई ये दवाई खा लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है डॉक्टर बोलता है टेस्ट करा लो, और टेस्ट कराने पर निकल कर आता है कि भाई ये हो सकता है किसी को टाइफाइड निकल जाए, किसी को डेंगू निकल जाए। तो ये टेस्टिंग के बाद कंफर्म होगा ना। तो केरल में एक और रीजन है, मतलब ये हम नकारात्मक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक रीजन है कि यहाँ का जो सुचारू स्वास्थ्य तंत्र है उसके कारण टेस्टिंग यहाँ पर ज्यादा होती है, और टेस्टिंग ज्यादा होती है तो संक्रमित लोग भी यहाँ ज्यादा निकल कर आते हैं। तो एक रीजन आप ये भी बता सकते हैं। नेक्स्ट रीजन यहां पर देखिए, भारत में सबसे पहले मॉनसून कहां आता है? मॉनसून केरल में आता है, 1 जून को आ जाता है यहाँ पे। तो केरल में वर्षा भी बहुत होती है, तटीय क्षेत्र भी है, इसके कारण ये जलीय क्षेत्र है, जंगल भी बहुत अधिक है। तो यहां पर मच्छरों की भी उपस्थिति अधिक रहती है। और मच्छरों की उपस्थिति, आप फ्रांस में बोले, फिनलैंड में बोले क्या मच्छर हैं, तो आप बोलेंगे नहीं है, लेकिन केरल में मच्छर हैं तो है। अब केरल में जो मच्छर हैं इन्फेक्ट करते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इन सारी बीमारियों को भी फैला देते हैं। तो एक रीजन आप ये भी बता सकते हैं कि मॉनसून के कारण मच्छरों की उपस्थिति। अगला अगर हम बात करें, केरल बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, मसालों के लिए भी जाना जाता है। तो इसके कारण यहां पर बहुत अत्यधिक स्तर पर टूरिज्म होता है। टूरिज्म यानी पर्यटन बहुत बड़े लेवल पर है। मुन्नार की बात करें, कोच्चि शहर की बात करें, बहुत सुंदर सुंदर ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं, बैक वाटर्स लेक हैं, वो बहुत फेमस है।
यहाँ का पारंपरिक जो भोजन है, नृत्य है, इसको देखने पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ जाते हैं, विदेशों से भी आते हैं। टूरिज्म होने के कारण यहाँ पर लोग भी ज़्यादा पहुँचते हैं, तो वो भी बीमारियाँ लेकर आ जाते हैं। तो केरल में ये सारी चीज़ें, यहाँ कई बार ऐसा होता है कि दूसरे देशों से लोग आए और वो केरल टूरिज्म के लिए गए। दूसरा, यहाँ पर देखिए केरला में हेल्थ टूरिज्म भी बहुत है, स्वास्थ्य पर्यटन। लोग किस लिए जाते हैं? आयुर्वेद से लेकर नेचुरोपैथी, एलोपैथिक इलाज कराने के लिए वो केरल में जाते हैं। वहाँ पर 12 महीने ये इलाज चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने केरला की ही जो हेल्थ, वहाँ की जो टूरिज्म सेक्टर की जो वेबसाइट है उसी से डेटा निकाला है, वहीं पर मैं बता रहा हूँ। तो इसमें बताया गया है कि मेडिकल टूरिज्म में इज द सिनर्जी बिटवीन हॉस्पिटल्स एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। यहाँ पर अस्पतालों ने और पर्यटन के जो अलग अलग कंपनियां हैं उन्होंने आपस में क्या रखा हुआ है, एक टाई अप कर रखा है कि कोई व्यक्ति केरल घूमने भी जा सकता है और वहां पर स्वास्थ्य के लिए भी वहां पर उपस्थित हो सकता है। तो इसलिए वहां पर ये टूरिज्म जो सेक्टर है और साथ में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बीच में एक लॉबी काम कर रही है। और द स्टेट इज फॉर अ लीप इन मेडिकल टूरिज्म, मोर एंड मोर हॉस्पिटल्स आर ज्वाइनिंग हैंड्स विद द टूरिज्म इंडस्ट्री टू बेनिफिट देयर सर्विसेज। मतलब वहां पर एक पैकेज टाइप सा होता है कि भाई आप केरल जा रहे हो, आपको वहां पर घूमने भी मिल जाएगा और वहां पर आपका इलाज भी हो जाएगा। तो इस तरीके से होटल इंडस्ट्री और वहां के हॉस्पिटल इंडस्ट्री उन्होंने टाई अप कर रखा है। तो वहां पर जलवायु भी अच्छी रहती है, तो 12 महीने इलाज होता है। आप कहेंगे सर कहीं और भी हो सकता है। आप सोचिए जैसे जो ठंड के देश हैं, आप लद्दाख में देखिए तो अक्टूबर के बाद लोग जाना बंद कर देते हैं क्योंकि तापमान इतना कम हो जाता है। तो वहां बर्फ में घूमना या तो चादर ट्रैक वगैरह के लिए लोग जाते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं जाएंगे। लेकिन केरल में कोई भी तरह का समय आप चले जाएं तो एक सामान्य सा तापमान रहता है और वो टूरिज्म को और ज्यादा प्रमोट करता है। तो उसी क्षेत्र में जैसे मैंने बताया कई तरह के ट्रीटमेंट्स वहां पर हो रहे हैं। लोग कई दिनों तक इनके शिविरों में रहते हैं, वहां पर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं। तो हेल्थ टूरिज्म में भी लोग वहां पर बहुत अत्यधिक है। एक डेटा देखिए जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, शार्प इंक्रीज इन स्टूडेंट माइग्रेशन कैटापल्ट्स टोटल इमिग्रेंट फ्रॉम केरला टू 2.2 मिलियन। ये डेटा कब का है? जून 2024 का है, मतलब 2-3 महीने पुराना डेटा है। इसके अनुसार केरल से विदेशों में जो छात्र पढ़ने जा रहे हैं उनका आंकड़ा देखिए कितना है, 2.2 मिलियन। मिलियन का मतलब 10 लाख, तो मतलब 22 लाख छात्र केरल से कहां रह रहे हैं? विदेशों में रह रहे हैं। तो विदेशों से वो कभी घर भी तो आते होंगे। दूसरा देखिए, टोटल रेमिटेंस फ्रॉम माइग्रेशन ऑल्सो रीचेज अ रिकॉर्ड 216,893 करोड़ इन 2023। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई विदेश में जाकर व्यक्ति रह रहा है, वहां पर पैसा कमा रहा है और भारत में अपने परिवार को भेजता है। तो जो केरल से ये बताया गया कि 2023 में जो पैसे आए हैं विदेशों से केरल के अंदर ही, वो कितना है? तो यहां पर आप देखेंगे तो 2,16,893 करोड़ बच्चों ने भेजे हैं। ये जो बच्चों ने या फिर जो वहां जॉब्स कर रहे हैं उनके द्वारा केरला के ही लोग जो बाहर रह रहे हैं और अपने परिवार सदस्यों को पैसा भेजते हैं, वो आंकड़ा ये है। फ्रॉम 85,092 करोड़ इन 2018, यानी 2018 में ये आंकड़ा जो पैसे भेजने का था वो 85,000 करोड़ था। आज ये 2,16,000 करोड़ है और इसमें 154% की बढ़ोतरी हुई है। तो आप सोचेंगे सर इससे वायरस का क्या संबंध? भाई वायरस का संबंध हुआ, जब लोग ज्यादा माइग्रेट करेंगे तो वो आना जाना भी ज्यादा करेंगे, वो फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स के अंदर भी होंगे। तो ये राशि कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि जिस तरीके से फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पर लोगों को ये एंगल भी दिखने लगा है, उसके कारण वहां से बहुत बड़े लेवल पर माइग्रेशन हो रहा है। तो ये सारे रीजंस कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, केरल को एक हॉटस्पॉट, एक एपी सेंटर के तौर पर बता देते हैं। दूसरा, यहां पर जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि वो बेहतर हो। जब किसी जगह पर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, उसके अलावा सारी फैसिलिटीज हैं, तो होता यह है कि वहां पर तेजी से शहरों के अंतर्गत जनसंख्या बढ़ने लगती है। तो क्या होता है, हाउसिंग सुविधाएं चाहिए होती हैं, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। अब जब घर नहीं बनते हैं तो कई लोग स्लम्स में, झुग्गी बस्तियों में रहना शुरू कर देते हैं। तो वो भी एक बड़ा जरूरी होता है कि सतत शहर का विकास हो, प्रोडक्टिविटी उनकी बेहतर हो, उत्पादकता बेहतर हो। और कई बार क्या होता है, शहरों के अंतर्गत महत्वाकांक्षाएं ज्यादा होती हैं तो लोग 16-16, 17-17 घंटे भी काम करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाती है, लेकिन हेल्थ में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। यहाँ के शहरों में एजुकेशन, हेल्थ केयर, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर अधिक है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पर शहरीकरण भी अत्यधिक है। तो शहरीकरण मतलब भारत के दूसरे क्षेत्रों से केरल की तरफ लोग भी जा रहे हैं, तो माइग्रेशन वो भी हो रहा है और केरल के भी लोग भारत से बाहर भी जा रहे हैं। जो आंकड़ा 22 मिलियन तो अभी छात्रों का पहुंच चुका है। तो मतलब
2.2 मिलियन, मतलब 22 लाख के आसपास पहुंच चुका है। तो ये सारे रीजंस आप बता सकते हैं कि केरल जो है वो वायरसों का गढ़ क्यों है, और इतने खतरनाक खतरनाक वायरस यहां पर आते हैं और रिपोर्ट भी होते हैं। फिर मृत्यु के भी आंकड़े, जैसे अभी हाल ही में मल्लापुरम का केस जो मैंने डिस्कस किया। तो ये आप इन सारे पॉइंटर्स को जोड़ सकते हैं। तो आशा करता हूं आप सारे पॉइंटर्स को समझ पाए होंगे। इसके अलावा ऐसे ही हमारे बैचेस में जुड़कर आप बहुत अच्छे से टॉपिक्स के ऊपर आंसर लिखना, आपकी थ्योरी को मजबूत करना, बेसिक से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ये सारी चीजें आपको बैच के अंदर सिखाई जाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस किया, ऐसे ही हमारी रोजाना क्लासेस 3 घंटे की होती हैं, जिसमें आंसर राइटिंग भी डिस्कस होती है, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है, और टेस्ट सीरीज देने पर आपको 11,000 रुपीज की प्राइज मनी भी जीतने का मौका मिलता है। 19 सितंबर से बैच शुरू होने वाला है। जल्दी से हमारी वेबसाइट पर जाइए या ऐप पे जाइए, मनीष लाइव मेरा कोड है, प्रतिज्ञा प्लस हिंदी मॉर्निंग बैच को एनरोल कर लीजिए। सुबह 8 बजे से क्लास होंगी। लॉन्ग टर्म बैच जो है वो 20 सितंबर से शुरू हो रहा है। जो स्टूडेंट 2026 या 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए खास अवसर है। मनीष लाइव कोड यूज करके आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप ये है M27 श्रीवास्तव, और ये इंस्टाग्राम आईडी, कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं। एडमिशन रिलेटेड आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। आशा करता हूं आज का टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया है वो आप लोगों को समझने आया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।